हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 31 जुलाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पेज पर यहाँ पे काफी एलिगेशंस लगते हैं आजकल आईआईटीज पे या सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे रिगार्डिंग दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसी तरह से एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था विच लेड टू एलिगेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसी वजह से आईआईटी बॉम्बे हैज इशूड एन एंटी डिस्क्रिमिनेटरी गाइडलाइंस, जिसमें इन्होंने कहा है दैट इट इज इनएप्रोप्रिएट टू आस्क फेलो स्टूडेंट अबाउट देयर जेईई रैंक और गेट स्कोर्स और एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट मे रिवील हिज कास्ट। क्योंकि कई बार क्या है, आपकी रैंक पूछी जाती है और फिर देखा जाता है आप कौन से ब्रांच में हो, तो पीपल यूज टू जज कि आपको इतनी कम रैंक पे या इतनी पुअर रैंक पे ये ब्रांच कैसे मिल गई। तो दैट लीड टू अबाउट दिस रिजर्वेशन इशू। राइट, एंड फिर इसकी वजह से आप एक तरह से बुली करना शुरू कर देते हैं सामने वाले स्टूडेंट्स को। ऑलराइट, एंड इस वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है दैट अल्टीमेटली लेड टू सुसाइड, जो इस स्टूडेंट दर्शन सोलंकी के साथ हुआ। ओके, तो ये एक अच्छा स्टेप है आईआईटी का टू कंट्रोल दिस। यूसीसी अनलाइकली टू बी पुश्ड बिफोर 24 लोकसभा इलेक्शन। तो ये अगर आना है तो 2024 के बाद ही आएगा, एंड इसमें जो भी इश्यूज हैं वो सब हम डिटेल में अपनी मेंस लेक्चर सीरीज में कर चुके हैं। ऑलराइट, देन यहाँ पर अभी भी बात वही हो रही है कि मणिपुर पर पीएम साइलेंट क्यों है। ऑलराइट, उन्होंने जब एक छोटा सा स्पीच दिया भी 20 सेकंड का, तो उन्होंने मणिपुर की कैटेगरी में ही रख दिया छत्तीसगढ़ को, राजस्थान को। बट द फैक्ट वाज कि मणिपुर में जो हो रहा है इट कम्स अंडर द मॉब वायलेंस कैटेगरी। ओके, द वायलेंस अगेंस्ट women बाय द ऑर्गेनाइज्ड मॉब्स, और राजस्थान, छत्तीसगढ़ या एमपी फॉर दैट केस। ओके, इनमें जो विमेन के अगेंस्ट जो भी केसेस आते हैं दे आर लाइक, यू कैन से दैट इट इज क्राइम अगेंस्ट women। ओके, क्राइम अगेंस्ट women आप उसे बोल सकते हो, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस अगेंस्ट women। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है काफी। सो यू जस्ट कांट पुट देम इन सेम कैटेगरी। So that was more of a politicizing the issue rather than giving an honest statement by Prime Minister. Then ये सब आपके काम की न्यूज़ नहीं है, not from its exam perspective, again not this one. ये सब सिटी न्यूज़ है दिल्ली की, जो हमें नहीं देखनी है। यहाँ पे किला राय पिथौरा आपको शायद पता होगा, नहीं तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। Tomar dynasty decided to place its headquarters at the Aravalli Hills for its strategic and military advantages. Okay, initially named Lal Kot, not to be confused with the Mughal era Red Fort situated 23 kilometers away from on the banks of Yamuna. The fort would serve as the first of the 8 cities that come up in Delhi. Okay, हमें पता है हमारा जो दिल्ली है वो 8 सिटीज से मिलके बना हुआ है, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, सिटी फोर्ट एंड सो ऑन। ओके, तो उसमें से सबसे पहली थी राय पिथौरा। Then this fort was constructed to avoid constant raid and attack by Mahmud of Ghazni that unleashed on Kannauj. Alright, now Thomas would rule for a century and constructed dams and tanks. और इनमें से एक डैम या टैंक कह लो आप, वो अभी भी है, दैट इज सूरजकुंड, प्रेजेंट डे के फरीदाबाद में। Later, Thomas would be overthrown by Chahmanas and Lal Fort would be renamed as Kila Rai Pithora after Prithviraj Chauhan. राइट, और उसके बाद फिर दिल्ली के सल्तनत की कैपिटल बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम, वो सब आपको शायद पता होगा। ओके, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। देन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 15 अगस्त से पहले लोग हाथ में मिट्टी लेके कुछ शपथ लेके अपनी सेल्फी पोस्ट करें। ऑलराइट, तो वो सब यू कैन से काइंड ऑफ दिस मास मूवमेंट, बाकी ऐसा कुछ उसमें काम का नहीं है। सेमीकंडक्टर पे हम लगभग सारी बातें कर चुके हैं। जयशंकर ने यहाँ पर कहा है इंडिया जापान पैक्ट ऑन कोऑपरेशन ऑन द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, जो हमने फाइनलाइज कर लिया है। इसके अलावा सिमिलर एग्रीमेंट वाज सील्ड विद द यूएस इन मार्च। ओके, देन आवर डेटा इज बिकमिंग क्रूशियल इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स ट्रू। फिर इन्हें कहा है कि India has been trying to attract leading semiconductor producers to set up manufacturing facilities in the country in backdrop of an evolving geopolitical landscape and global focus on resilient supply chain। तो अगेन वही सब एंगल आ जाता है, चाइना का जो डोमिनेंस है इसमें। ऑलराइट, उसके अलावा फिर अगर हम मेजर प्लेयर्स की बात करें तो नेदरलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है।
ऑलराइट, उसके बाद ताइवान है एंड साउथ कोरिया। ठीक, ये सब बातें मैं डिटेल में कर चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लेना। और वैसे भी आज के पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप कोशिश किया कीजिए कि आपकी जो मेंस के वीडियोस का बैकलॉग हो गया आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। ऑलराइट, यहाँ पे हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम बना रहे हैं, जब आएगा तब देख लेंगे, वैसे उसमें कुछ काम का नहीं है। मोदी मसीहा ऑफ पुअर। ऑलराइट, अगेन पॉलिटिकल न्यूज नॉट इम्पोर्टेंट, ये हमारे काम का है। ओवर 13 lakh गर्ल्स एंड women went missing in country in 3 years and 2 lakh from MP alone। और तो सी सबसे ज्यादा women के अगेंस्ट कहाँ हो रहा है? MP में। एंड व्हाट अ प्राइम मिनिस्टर डिड, he only took name of Chhattisgarh and Rajasthan along with Manipur, and then asking people and other opposition parties not to do politics over the issue, but his own statement was political in nature, बिकॉज सबसे ज्यादा क्राइम अगर women के अगेंस्ट कहीं हो रहे हैं तो वो MP में होते हैं। एनीवे छोड़ो। Around 13 lakh girls and women went missing in the country in 3 years from 19 to 21। Alright, और ये खुद मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने ये स्टेटमेंट दी है। मध्य प्रदेश अकाउंटिंग फॉर द हाईएस्ट एट नियरली 2 lakh, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर इन्फॉर्म्ड इन राज्यसभा। ऑलराइट, यहाँ पे एनसीआरबी का डेटा भी दिया हुआ है, उतना ज्यादा कोड करने की जरूरत नहीं है, आप ये स्टेटमेंट कोड करेंगे अगर आपको विमेन के अगेंस्ट क्राइम पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो। उसके बाद सेंटेंस स्टेप्स क्या लिए इसके अलावा विमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे इनैक्टमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 फॉर इफेक्टिव डेटरेंस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेज। इसके अलावा एक अमेंडमेंट किया गया है इस एक्ट में 2018 में टू प्रेस्क्राइब इवन मोर स्ट्रिंजेंट पीनल प्रोविजंस इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी फॉर रेप ऑफ गर्ल बिलो एज ऑफ 12। अगर 12 से कम की एज के साथ की लड़की के साथ कुछ होता है तो आपको डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है रेप केस में। ऑलराइट, इसके अलावा गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम विच प्रोवाइड ए पैन इंडिया सिंगल इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नंबर 112 फॉर ऑल इमरजेंसीज। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। इसके अलावा लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे इसरो ने कुछ सिंगापुर की सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, तो ये तो सब करता रहते हैं। बस मेन चीज़ है कि NSIL का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो न्यू बॉडी बनी थी ना अभी उसके बारे में। इसके अलावा आप PSLV GSLV वगैरह के GSLV वगैरह में जो डिफरेंस होता है, कितनी स्टेज के होते हैं, ओके, कितना टन वेट कैरी कर सकते हैं, किस किस ऑर्बिट तक जा सकते हैं, ये सब अपने साइंस टेक के नोट से खुद से पढ़ लीजिएगा। Now again, see, number of traffic kids went up after pandemic. यूपी, बिहार एंड आंध्र ऑन टॉप। तो यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, इनका एक फाउंडेशन है जो चिल्ड्रंस के लिए काम करता है। ओके, तो इट्स सेड दैट राजस्थान कैपिटल जयपुर हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन फॉर ट्रैफिक चिल्ड्रन इन द कंट्री इन लास्ट 6 years। और तो इस तरह की चीजें आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक माइग्रेंट की सेफ्टी के बारे में आ जाता है, जब ये अपनी फैमिली के साथ मूव करते हैं कहीं, प्रॉपर रहने की कंडीशंस नहीं होती, तो इस तरह के क्राइम्स ज़्यादा होते हैं माइग्रेंट के साथ। यहाँ पर बिहार की एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, जो केरल में इनकी फैमिली थी, और दी एलिज अक्यूज वॉज अशफाक आलम 28। ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम बिहार इटसेल्फ, ये खुद भी माइग्रेंट ही था। राइट, तो फिर इस तरीके से एक स्टीरियोटाइपिक इमेज बन जाती है लोगों की, ठीक है। फिर जैसे हमने गुजरात में वायलेंस देखा था अगेंस्ट द बिहारी पीपल, राइट, वहाँ पे जो बिहार के मजदूर थे उनके अगेंस्ट प्रॉपर वायलेंस हुआ था गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे कोई रेप केस ही हुआ था जहाँ पे एक माइग्रेंट वर्कर ने किसी बच्ची का रेप किया था। तो उसके बाद लगभग पूरे गुजरात में एक तरह से बिहारीज पे अटैक शुरू हो गए थे। अगेन मैंने आपसे कहा है कि ये अभी बिल के फॉर्म में है, जब ये एक्ट बन जाएगा हम इसके प्रोविजंस अच्छे से तैयार कर लेंगे। अभी डे टू डे कमेंट्री मत पढ़ो इसमें, ये मॉनसून और फूड इन्फ्लेशन का रिलेशन ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको भी पता है। अगर मॉनसून बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्रॉप को डैमेज कर देता है, फ्रूट वेजिटेबल्स उस टाइम नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं फिर, क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है। ये आपके काम का है थोड़ा। पहली बात तो हर्षल आइलैंड कहाँ है, तो इट इज़ एट कोस्ट ऑफ कनाडा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है,
See, at a time when the mighty woolly mammal roamed the earth some 46,000 years ago, a minuscule pair of round worms became encased in the Siberian permafrost. परमाफ्रॉस्ट आप समझते हैं कि एक आइस के उसमें कोई ट्रैप हो जाना, और क्योंकि इसमें जब आप ट्रैप हो जाते हो तो आपकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज नहीं होती, वो इतनी फ्रेश रहती है कि हजारों साल बाद भी आपको निकाला जाएगा तो वो उसी फॉर्म में मिल जाती है. Okay, now the worms thawed out of the ice would wriggle again and demonstrate to scientists that life could be paused almost indefinitely. यानी कि एक तरीके से बात ये कर रहे हैं कि आप जो हम लोग उसको कहते हैं ना, एक जो स्टेज होती है जब बंदा या जो एनिमल होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोबायोसिस बायोसिस. ऑलराइट, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा शायद एक दिन ह्यूमंस में भी हो सकता है. ठीक है, इस आर्टिकल को हम पूरा पढ़ेंगे क्योंकि ये अच्छा है. और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ प्रीलिम्स में किस तरीके से पूछा जाता है. It offers new insight into how the worms known as nematodes can survive in extreme conditions for extraordinarily long period of time. Okay, so remember this name nematodes. ये क्या है? एक तरह का worm है. क्योंकि पहले एग्जाम में आपसे एक टर्म पूछा गया था ऐसे ही, डेनोसेवियन. ओके, इस तरह के टर्म से खेलता रहता है यूपीएससी. तो यहाँ पे नेमाटोड्स को याद रखिएगा. The worms buried about 130 feet in the permafrost were revived simply by putting them in water. Now, इसका नाम याद रख लीजिए. आप इसको याद रख सकते हैं कॉलिमा कॉलिमांसिस, क्योंकि ये वहाँ की एक रिवर का नाम है रशिया में. ठीक है, तो आप इसको एक याद रख सकते हैं अगर कल को पूछा जाए तो. इट इज अ टाइप ऑफ वर्म जो परमाफ्रॉस्ट में था ऑलमोस्ट 46,000 साल से पहले. रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे शायद. ओके, then roughly millimeter long worms able to resist extreme low temperatures by entering into dormant state called cryptobiosis. ये हमारे काम का है जो हमें एग्जाम के लिए जानना है. ये क्रिप्टोबायोसिस क्या होती है? एक तरह की डॉर्मेंट स्टेज होती है, और ये अभी तो ह्यूमंस के काम की नहीं है, बट इस पे जब जैसे जैसे और चीजें इसमें निकल के आएंगी तो हो सकता है कल को ह्यूमन भी ये कैपेबिलिटी डेवलप कर ले. Alright, now researchers identified the key genes in the nematode that allow it to achieve the cryptobiotic state. While there are no clear practical applications for a deep understanding of cryptobiosis, that should not be reason to stop the research, and cryptobiosis could perhaps one day be engineered by humans. Alright, तो और उसके बाद दूसरा ये वरी है कि देखिए, अगर आप परमाफ्रॉस्ट से इस तरह से पुराने दबे हुए जीव वगैरह निकाल रहे हो तो ये पता नहीं आज की दुनिया में किस तरह की डिजीज आपके लिए लेकर आए. ठीक, तो यहाँ पे साइंटिस्ट इसके लिए थोड़े क्रिटिकल भी हैं कि some have expressed concerns about unearthing ancient microorganism, fearing that doing so could have deadly consequences for humanity. Right? तो यहाँ पे वाजिद अली शाह अवध के थे. ये तो आप खैर इसको छोड़िए, इसमें ऐसा कुछ काम करनी है. आपको खुद से पढ़ना हो तो पढ़ लेना. देयर नथिंग वर्क. राइट, यहाँ पर बीजिंग के लेकर इन्होंने यही कहा है कि देखिए, चाइना कहता है कि अभी आप ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना एलएसी का, इसको साइड में रखिए, बट बाकी एरिया में कॉपरेशन करते हैं. बट इंडिया थोड़ा एलएसी को लेके ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि इंट्रूशन बहुत ज़्यादा होते थे. एलओसी को लेके फिर भी हम थोड़ा कंफर्टेबल है क्योंकि इतने इंट्रूशन देखने को नहीं मिलते हैं. एलएसी में इंट्रूशन बहुत करता है चाइना. इसलिए इंडिया का स्टैंड ये है कि पहले आप बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कीजिए. आपकी जो मई 20 से पहले, मतलब जब से इन्होंने इंट्रूजन शुरू किया था, इसके पीछे की जो हमारी एलएसी थी, आप अपनी आर्मी को उसके पीछे ले जाइए. ये अभी भी काफी किलोमीटर अंदर है क्योंकि ओके. तो इंडिया का स्टैंड यहाँ पे सब कुछ स्टक हुआ पड़ा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि बाकी पे बात करते हैं, एलएसी को धीरे धीरे सुलझा लेंगे. जबकि इंडिया क्या है, इस बार थोड़ा एडमेंट है. पहले इंडिया क्या करता था कि अंडर द कारपेट डाल देता था इशू को, ये सोचकर कि चलो बाद में सुलझ जाएगा. लेकिन अब इंडिया का एटीट्यूड थोड़ा अलग है. पहले आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे. तो उसमें यही सब है, उसमें ऐसा कुछ काम का नहीं है जो आपको पढ़ना हो. यहाँ पर एक ही सभी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को लेके जिस तरीके से करते हैं, तो आपको पता है, मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, कि अगर आप मनी का सप्लाई कम कर देते हैं अपनी अपनी इकोनॉमी में तो आपका इन्फ्लेशन कम हो जाता है क्योंकि मार्केट में डिमांड कम हो जाती है. राइट, तो चाहे वो यूके का बैंक हो, यूएसए बैंक हो, वो यही सब करते हैं, अपने जो रेट है उनको ऊपर नीचे करते रहते हैं. ठीक है, तो उसी को लेके उसने समझाया, डेटा से भरा हुआ है, आपके काम का कुछ नहीं है उसमें. ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी लाइन है जो आप कभी यूज करने का मौका मिले किसी आंसर या ऐसे में तो कर सकते हैं. सोशल मीडिया इज द न्यू ओपियम ऑफ द मासेस, एंड रियली इट इज. यहाँ पे अर्बन फ्लड को लेके इन्होंने कुछ बातें कही हैं, तो ये टॉपिक तो मैं डिटेल में कवर करूंगा ही, बट अब यहाँ पे क्योंकि आया है तो कुछ पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं. अगर आपको पढ़ना भी हो तो आप इसको यहाँ तक जरूर पढ़ लें. अभी यहाँ तक ये तो छोड़ देना. ठीक है, अगर पढ़ना हो तो.
बाकी हम अलग से फ्लड का कवर करेंगे। देखिए फ्लड आने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक तो हमारा अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, मतलब हमारी अनप्लैंड सिटीज, ठीक है। उसके बाद इन सिटीज में ओवर कॉन्क्रीटाइजेशन, इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर परकोलेट नहीं कर पाता है जमीन में, और वो बहता रहता है यहाँ से वहाँ, और फिर लो लैंड एरिया में जाके इकट्ठा हो जाता है एंड बारिश आती है। उसके बाद हमारा प्रॉपर से हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। ओके, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, इवन इनकी टाइमली क्लीनिंग भी नहीं होती है। दिल्ली में इस बार जो रीजन आया उसका एक मेन रीजन यही था कि जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था उसकी प्रॉपर क्लीनिंग ही नहीं हुई थी। उसके बाद हमने अपनी जो वेटलैंड्स वगैरह हैं शहर में, वेटलैंड्स एंड लेक्स, इनको इतना इंक्रोच कर दिया है कि इनकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थी, स्पेशली वेटलैंड्स की, वो नीचे काफी नीचे जा चुकी है। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि आपने एनक्रोच कर लिया है वहां पर। क्या एनक्रोचमेंट? ये पूरे सूख गए हैं और आपने वहां पे बिल्डिंग्स बना दी है, एनक्रोचमेंट। ओके। एंड वन मोर रीजन इज कि आपकी जो रिवर बैंक्स होते हैं, आपने उनके अक्रॉस भी जो फ्लड प्लेन होता है रिवर्स का, उस पे भी कंस्ट्रक्शन कर रखा है। दिल्ली में अभी यमुना की फ्लड बैंक से ही हटाई गई थी काफी सारे लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने वहां पर भी एनक्रोच कर रखा है। राइट। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारा ये फ्लड वगैरह आता है, एकदम बेसिक रीजन है, बच्चों वाली बातें हैं, आप भी जानते होंगे ये सब। यहाँ पे रशिया की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो डेप्यूटी चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि अगर क्योंकि देखिए अब यूक्रेन जो ऑफेंसिव कर रहा है ना रशिया के अगेंस्ट, वो यूक्रेन को अपनी दम पे तो कर नहीं रहा है, उसको अल्टीमेटली नाटो से ही हथियार मिल रहे हैं। तो अब इन्होंने कहा है अगर ये ऑफेंसिव और ज्यादा चलेगा तो फिर रशिया मजबूर होगा न्यूक्लियर यूज करने के लिए। अरे भाई इतनी सी बातें हैं। देन पाकिस्तान में फिर ब्लास्ट हुआ है, होता रहता है, मैंने आपको समझाया था पूरा इशू, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करता रहता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें तो ऐसा है कुछ, और ऊपर अफगानिस्तान है, ठीक है। तो अब अफगानिस्तान में रूल चल रहा है तालिबान का, ठीक है। इन्हीं की एक ब्रांच, ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं करते हैं बट हाँ है इन्हीं की सपोर्ट की, ठीक है। ये पूरे लॉन्च करती रहती है पाकिस्तान में अटैक, क्योंकि अब ये मानते हैं कि जो हमने अफगानिस्तान में किया है वो हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे उनकी पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल मची हुई है, इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट मैसिव है। तो ऐसे में उनके यहाँ का भी जो रूथ है, जो खासकर जो थोड़ा रेडिकल माइंडसेट का है, वो भी यही मानता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी सब बकवास बातें हैं, हमें भी इस्लामिक रूल लागू करना है। वी ऑल्सो वांट टू बी रूल बाय शारिया, और इस तरीके से। तो ये यहाँ पर अटैक होते रहते हैं। अब अल्टीमेटली यही है, शशि थरूर जी ने उस टाइम जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था जिस दिन अफगानिस्तान का, उसी टाइम में बहुत सही आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये होने के बाद तालिबान अब ये कोशिश करेगा कि अभी तक हम पाकिस्तान की आईएसआई के इशारों पे चलते थे, लेकिन अब जब हम लोग खुद ही पूरे पाकिस्तान को जीत सकते हैं, सपने हैं ऑब्वियसली ये उनके, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि एक न्यूक्लियर कंट्री से जीतना आसान नहीं होता है। तो जब डायरेक्ट कर सकते हैं तो फिर हम इसके हाथ की कठपुतली क्यों बने आईएसआई के? ओके। और उसी के उसमें तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये अटैक करता रहता है पाकिस्तान में, तो ये होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट एल्स? मैंने कल आपको नाइजर का खूब समझाया था, ठीक है। इसकी कैपिटल है नियामी, और इसके आसपास की कंट्रीज भी देख लेना मैप में। ऑलराइट। अम, ये सब वो एनर्जी एफिशिएंट का है, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। ये सब मैं आपको कराऊंगा बाद में प्रीलिम्स में जब इकोनॉमी कराऊंगा। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कहना है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ के करीब $4,000 हो सकती है बाय 2030। ओके, अभी है 2,450। ठीक है। इसके अलावा नथिंग लाइक दिस। अभी ये आपको पता है कि आरबीआई हमारा जो है वो बाई मंथली पॉलिसी लाता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मैंने बताया ही आपको, 3 गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं, ठीक है। अगर टाई हो जाए तो फिर गवर्नर अपना कास्टिंग वोट रिड्यूस यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें या तो ये घटा सकता है या बढ़ा सकता है या सेम रख सकता है रेपो रेट को। ओके, रेपो रेट डिसाइड करते हैं, बाकी सब उसी से लिंक होता है। बस, तो आज के पेपर में ज़्यादा कुछ था नहीं। दैट्स इट फॉर दिस।
सेशन। ओके। बाकी मेंस की जब इस न्यूज़पेपर में काम आता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप मेंस के वीडियो देख सकें, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। वो आपका काफ़ी टाइम सेव करेंगे डे टू डे न्यूज़पेपर में, काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑलराइट। और अब कल 1 अगस्त है, तो कल से आई विल स्टार्ट कि हमारे जो भी अदर देन इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर्स हैं, पीआईबी है, कुछ मैगजीन्स हैं, तो हम उन पे भी एक एक शॉर्ट लेक्चर देखा करेंगे। या तो वो हम वीकली देखेंगे या फिर मे बी ऑल्टरनेट डे। ऑलराइट, डिपेंडिंग कि कंटेंट कितना होता है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे।